हेलो फ्रेंड, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो हर्यक वंश को हमने देखा था। दूसरा उसके बाद वंश आता है मगध पर शासन करने वाला शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश को एक बार हम थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं। तो हर्यक वंश पर सबसे जो पहला शासक था वो शासन करने वाला आप लोग को याद होगा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार जो था वो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। और हमने पढ़ा था कि वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एक से अधिक शादी किया और दहेज के रूप में जो उसे प्रदेश मिलता था उसे धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करता था। इसी क्रम में उन्होंने महाकोशला से शादी किया था, जिससे उसे काशी के रूप में दहेज के रूप में काशी मिली थी। काशी नामक क्षेत्र जो वाराणसी में मिला था। उसके बाद चिल्लना से शादी किया था। उसके बाद पंजाब की क्षेमा से शादी किया और वैशाली की अम्रपाली से शादी किया। ऐसे ऐसे शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। कौन? बिंबिसार। और उसका जो बेटा था राजा नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु, जो कि उसका बेटा था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना और इसीलिए उसे पितृहंता भी कहते हैं। किसको? अजातशत्रु, क्योंकि अपने पिता की हत्या किया था। उसके बाद उसका पुत्र आता है उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो भी हर्यक वंश का शासन बना, राजा बना। लेकिन जो उदयन था उसको किसी ने चाकू घोंप घोंप के मार दिया था। और उसका जो पुत्र है वो नागदशक था। वो अयोग्य था लेकिन फिर भी हर्यक वंश का शासक बना, लेकिन वो शासन नहीं कर पाया। और उसी का सेनापति शिशुनाग था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके हर्यक वंश के स्थान पर मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो चलिए हम शिशुनाग वंश के बारे में अब देखते हैं। यह मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश है। इसका संस्थापक शिशुनाग है। हम देखे हैं ब्राह्मण जाति का था, पूछता है कभी कभी। इसकी राजधानी इन्होंने पहले जब हर्यक वंश था तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन जब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की तो उन्होंने पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी को वैशाली को बनाया। इस वंश का अगला शासक कौन था? शिशुनाग की मृत्यु के बाद कौन बना? कालाशोक बना। फिर इसने कौन सा काम किया? इसने वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसी के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। हम पहला पढ़े थे अजातशत्रु के समय हुई थी बौद्ध संगति, दूसरा कालाशोक के समय बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद देखते हैं इस वंश का अंतिम जो राजा है वो कौन था? नंदीवर्मन था। इसकी हत्या किसने किया था? महापद्मनंद ने कर दिया था। कौन किया था? महापद्मनंद ने कर दिया था। और महापद्मनंद ने इस नंदीवर्मन की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी मगध पर। उसका नाम था नंदवंश। नंदवंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य के अंतर्गत। तो चलिए अब हम नंदवंश को देखते हैं। नंदवंश के जो संस्थापक थे महापद्मनंद थे। वो किस जाति के थे? शूद्र जाति के, जिसे हम नाई भी कहते हैं। ये राजपूतों का विनाश करके इन्होंने राजपूतों का विनाश किया था, इसीलिए इन्हें सर्वछत्रांतर की उपाधि से नवाजा गया था। और उसके बाद महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन कहाँ पर मिलता है? इस वंश के बारे में, नंदवंश के बारे में। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसी के बुक लिखी गई जो बुक थी उसी में मिलता है। ह्वेनसांग की जो बुक थी सियुकी थी। उसके बाद व्याकरण के जो आचार्य थे कौन थे? पाणिनि कौन थे? वो महापद्मनंद के मित्र थे। तो हम देखेंगे कि जो नंदवंश की राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। नंदवंश की राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी। तो जो नंदवंश है इसका अगला शासक कौन आता है? घनानंद आता है। जो घनानंद है वह बहुत ही क्रूर शासक था। और इसने कौन कौन सा काम किया तो देखते हैं। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया। उसके बाद जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय जो वहाँ पर नंदवंश का जो शासक था, अंतिम शासक घनानंद था। नंदवंश में घनानंद को सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक के रूप में गिना जाता था। तो हम आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे क्लास में, तो जब हम पढ़ा रहे थे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तभी हम घनानंद और सिकंदर के बारे में कुछ कहानियाँ थी जिसको हम आपको बताए थे कि जैसे जब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में बटी थी। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कांडिया की सभ्यता। तो जो सिकंदर था उन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता को विनाश कर दिया और उसके स्थान पर उन्होंने ग्रीक की सभ्यता का विकास किया था। तो उसी में हम पढ़े थे कि जब कैसे कैसे सिकंदर मगध पर आक्रमण करने वाला था, फिर उसको कैसे रोका गया। ये सब सारी चीज़ें वीडियो हम पहले ही पढ़ लिए थे। उसमें हम पढ़े थे कि जो सिकंदर है उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन की सभ्यता में। बेबीलोन की सभ्यता किसका पार्ट था? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का पार्ट था। तो उसी में हमने पढ़ा था कि मगध पर कैसे सिकंदर ने आक्रमण किया था और कैसे आक्रमण न करके उसे वापस जाना पड़ा। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं साइट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिकंदर देखिए 326 ईसा पूर्व में पोरस को राजा को हराते हुए जो तक्षशिला है मगध पर
यहाँ पर तक्षशिला पड़ती है, यहाँ पर तक्षशिला है, यहाँ पर ब्यास नदी थी। तो यानी कि मगध पर आक्रमण करने से पहले उसे ब्यास नदी को पार करना पड़ता था। लेकिन जो यहाँ के चाणक्य थे तक्षशिला के, उन्होंने मगध पर जो शासन उस समय चल रहा था नंदवंश का राजा उस समय घनानंद था, उससे जाकर बोले कि यहाँ पर अपने सैनिक को भेजिए, नहीं तो जो सिकंदर है यहाँ पर आक्रमण कर देगा। लेकिन जो मगध का शासक था घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था, वो किसी की बात नहीं मानता था और चाणक्य के द्वारा जो सजेशन दिया गया, सुझाव दिया गया, उसको नहीं माना और चाणक्य को भरी दरबार में बेइज्जत करके भेज दिया। और फिर चाणक्य यहाँ से मगध से फिर वापस अपने विश्वविद्यालय तक्षशिला में आए और उसका बदला लेने के लिए घनानंद का उनके स्कूल में यानी कि उनके विश्वविद्यालय में एक लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य नाम का, उसी को तैयार करने लगे और उसी से बदला लेने की उन्होंने कोशिश करने लगे। फिर लेकिन सिकंदर यहाँ पर बढ़ रहा था, पहले बाद में बदला लेंगे, उससे पहले चाणक्य को सिकंदर को मगध पर आक्रमण करने से रोकना भी था। तो उन्होंने क्या किया कि जो नदी है ब्यास नदी, उन्होंने यहाँ पर सैनिकों उनके यहाँ सैनिक पहुँच चुके थे, यहाँ पर अड्डा डाले थे अपना, जाकर यहाँ पर अपने कुछ गुप्तचरों के द्वारा या फिर जो कुछ शिष्यों के द्वारा जो चाणक्य थे यहाँ पर अफवाह फैला दिए कि ब्यास नदी श्रापित नदी है, जो इसको पार करेगा वो मर जाएगा। लेकिन जो उसका सेनापति था सिकंदर का, वो सेल्यूकस निकेटर था, उसने उसकी बात को नहीं माना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर अड्डा अपना डाल दिया था, लेकिन उन्होंने जो चाणक्य थे, जब रात में उनका खाना बन रहा था सैनिकों का, तो उसमें कुछ विषाक्त पदार्थ मिलवा दिए, जिसको खाकर कुछ सैनिक बीमार हो गए। तो उनको चाणक्य की बात याद आई कि सच में लग रहा है कि ये श्रापित नदी है, इसके आसपास जो भटकेगा वो मर जाएगा। तो उन्होंने ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। कौन? सिकंदर की जो सेना थे, उसका सेनापति फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन उसके सैनिक जाने से मना कर दिए, इसलिए वो मगध पर शासन न करके वापस लौट गया सिकंदर। तो जब सिकंदर लौट गया तो जो चाणक्य थे वो मगध पर जो शासन चल रहा था नंदवंश का, घनानंद वहाँ का शासक था, तो उसको बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाते हैं और जो घनानंद है उसकी हत्या करते हैं और मगध पर एक नए राजवंश कौन से मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश के जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, लेकिन उसका जो गुरु था वो चाणक्य था, उसी के निर्देश में चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने लगे मगध पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे देखिए मौर्य वंश की जब स्थापना हुई, उसके पूर्व भी कुछ भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। तो सबसे पहला हम देख लेते, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो पहला आक्रमण कौन था? हखमनी वंश का शासक डेरियस फर्स्ट ने किया था। हखमनी कहाँ का है? ईरान का है। उसके बाद यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गांधार तथा कम्बोज को हरा दिया था। भारत में इसने अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था। कौन? डेरियस फर्स्ट ने। उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है यूनान से, सिकंदर द्वारा ही होता है। सिकंदर अलेक्जेंडर निकेटर, उसका जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में। पिता का नाम फिलिप था, माता ओलंपिया थी, पत्नी रुक्साना थी, जिसे रक्सौना भी कहते हैं। घोड़ा बुफे कराल था सिकंदर का। उसके बाद सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, नौ सेनापति था निरियाकस, गुरु थे अरस्तु के गुरु थे प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और चीज़ देखते हैं, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिए हैं। 326 ईसा पूर्व में झेलम जो था वो झेलम पोरस को जीत लिया था सिकंदर। उसके बाद ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया और मना कर दिया, अभी जो बताए हैं। 325 ईस्वी में वापस लौट गया, डायरेक्ट पूछता है। 325 में वापस लौटा, तब देखिए 326 में पोरस को राजा को हराया, 325 में वापस लौटा और 323 में ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई 30-33 वर्ष की अवस्था में। किससे? डायरिया। पहले के ज़माने में डायरिया भी बहुत खतरनाक बीमारी होती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहाँ बताए भी थे कि मेसोपोटामिक जो बेबीलोन की सभ्यता थी, बेबीलोन के बगीचा में ही इसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए और बेबीलोन का जो सभ्यता है, बेबीलोन का जो बगीचा है, उसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस और अन्य सिक्रेटस व अस्टिबुलस से बहुत पूछता है वाला। उसके बाद सिकंदर की सेना पूरी दुनिया का 60%, एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कम्बोज जीता था। सिकंदर एक महान सेनापति था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर कुछ लिखा, देखिए मगध पर शासन करने वाला पहला क्षत्रिय वंश है, क्षेत्रीय नहीं है, डायरेक्ट पूछा था, ये क्षत्रिय वंश है, शिशुनाग वंश। मगध पर शासन करने वाला पहला क्षत्रिय वंश शिशुनाग वंश। उसके बाद महाजनपद मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। घनानंद समकालीन था किसका? सिकंदर का। यानी कि जब घनानंद का शासन चल रहा था तो उसी समय सिकंदर भी भारत पर शासन उधर साइड में कर रहा था।